हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में हम लोग इंडिया ईयर बुक 2020 को चैप्टर 3 को रिवाइज करने जा रहे हैं। इसके पहले चैप्टर 2 तक का वीडियो हम लोग आया था, मतलब पढ़ लिए थे, और चैप्टर 3 का भी एक पार्ट आया था। चैप्टर 3 काफ़ी बड़ा, इसलिए इसको 2-3 पार्ट में करना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कल हम लोग ऑल इंडिया व्हीप कांग्रेस तक पढ़े थे, और इसके बाद से हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे स्पेशल मेंशन से है। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स टेक फॉलो अप एक्शन ऑन मैटर रेज्ड अंडर रूल 377 ऑफ रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा। तो जिस तरीके से रूल ऑफ प्रोसीजर और मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा को चलाने के लिए एक रूल ऑफ बिजनेस है ना, रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस है लोकसभा और राज्यसभा में। ठीक है, उसके तहत रूल 377 के तहत मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के तहत मतलब के द्वारा ये सब काम किया जाता है। आफ्टर क्वेश्चन आवर इन लोकसभा, क्वेश्चन आवर जो सबसे पहला होता है, जैसे ही लोकसभा या राज्यसभा का सीटिंग होता है तो सबसे पहले क्वेश्चन आवर चलता है। मेंबर्स रेज देयर मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस है 12 नून। तो 12 बजे, 11 से 12 तक क्वेश्चन आवर चलता है। 12 बजे से जो है मेंबर ऑफ, जितना ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस को इशू करते हैं। इन राज्यसभा मेंबर्स रेज देयर मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस एट 11 AM। राज्यसभा में 11 बजे ही ऐसा हो जाता है। दो इट इज नॉट मैंडेटरी, मिनिस्टर ऑफर रिएक्ट टू द पॉइंट मेड बाय द मेंबर्स। लेकिन हालांकि मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मिनिस्टर जो है जो भी इशू रेज किया जाता है उसके बारे में जवाब देते लेकिन हैं। ठीक है, यदि मिनिस्टर ना हो तो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स एश्योर द हाउस और मेंबर दैट देयर सेंटीमेंट वुड बी कन्वे टू द कंसर्न मिनिस्टर। यदि किसी जिस मिनिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया उस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर यहाँ पे नहीं हो, उस मिनिस्ट्री के मंत्री यहाँ पे नहीं हो उस मंत्रालय के, तो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो है, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो है वो एश्योर करते हैं मतलब उस सांसद को कि आपका जवाब मिलेगा, है ना। जब भी वो मंत्री आएंगे तो उनको ये बात बताया जाएगा और आपको जवाब दिया जाएगा। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एश्योरेंस, एश्योरेंस को इम्प्लीमेंट करना। The ministry calls out from the printed daily proceeding assurance promises undertaking etc given by minister in both the houses of parliament and forward them to concerned ministry department of implementation। तो जो भी पार्लियामेंट में बोला जाता है ना, जो भी वहाँ पे आश्वासन दिया जाता है या फिर जो भी वहाँ पे प्रोमिस किया जाता है, वादा किया जाता है, उसको जो प्रिंट करके मतलब उसको प्रिंटेड रूप में, ठीक है, उसको फॉरवर्ड किया जाता है डिफरेंट मिनिस्ट्री को, डिफरेंट डिपार्टमेंट को जो उसको लागू करवाने वाला है। देयर आफ्टर पीरियोडिक रिव्यू, उसका रिव्यू भी किया जाता है कि कितना इंप्लीमेंट हुआ है, कितना बाकी है। ठीक है, on the receipt of implementation report from the ministries after due scrutiny statement showing action taken by government in implementation of the assurance और periodically laid on the table of respective house। उसके बाद फिर जब ये हो जाता है सारा काम, उसके बाद जैसे ही टेबल पे मतलब कि इम्प्लीमेंट जब हो जाता है तो उसका जो रिपोर्ट होता है, प्रोग्रेस रिपोर्ट, यहाँ पे टेबल किया जाता है लोकसभा और राज्यसभा में, और वहाँ पे मंत्री बताते हैं कि हम इस काम को वादा किए थे कि हम ऐसा करेंगे और हम यहाँ पे ऐसा किए हैं। आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट लेट द मेंबर एज वेल एज द मिनिस्टर कंसर्न एंड इन्फॉर्म और द लेइंग ऑफ रिपोर्ट। नेक्स्ट है गुडविल डेलीगेशन। गुडविल डेलीगेशन क्या होता है? डेलीगेशन एक ग्रुप होता है जो किसी दूसरे देश में जाता है या दूसरे स्टेट में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे नेशनल लेवल का बात हो रहा है, मतलब कि दूसरे देश में जाएगा डेलीगेशन। तो गुडविल डेलीगेशन का मतलब क्या हुआ कि जो इंडिया की तारीफ करने वहाँ पे जा रहा है, इंडिया का बात रखने वहाँ जा रहा है, इंडिया को एक पॉजिटिव वे में रिपोर्ट करने वहाँ पे जा रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा, विदेश मंत्रालय के द्वारा गुडविल डेलीगेशन भेजा जाता है दूसरे देश में, और दूसरे देश के डेलीगेशन को रिसीव किया जाता है इंडिया में, है ना। तो पार्लियामेंट का काम क्या है? तो पहले सबसे पहला काम तो है कानून बनाना। उसके बाद काम है कंट्री को स्ट्रेंथन करना, दूसरे कंट्री के साथ रिलेशन बनाना, दूसरे कंट्री के साथ रिश्ता मजबूत करना। ठीक है, तो इसके लिए कि इंडिया के द्वारा क्या किया जाता है, डिफरेंट पॉलिसी, डिफरेंट प्रोग्राम चालू किया जाता है अपने मतलब कि दूसरे देशों के साथ। इस ऑब्जेक्टिव के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर स्पॉन्सर गवर्नमेंट गुडविल डेलीगेशन। ठीक है, इसके तहत MP को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दूसरे कंट्री भेजा जाता है और उनके कंट्री को अपने यहाँ रिसीव किया जाता है। ठीक है, किसके तहत? अंडर द एक्सचेंज प्रोग्राम फ्रॉम अदर कंट्रीज थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय के समय। वेलफेयर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के वेलफेयर के लिए इंडिया में क्या क्या किया जाता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ एलिंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एडमिटेड फॉर ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल। तो मान लो कि कोई MP जो है हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए मतलब कि एडमिट है दिल्ली में या फिर कहीं भी, तो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के द्वारा उसको असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जाता है। इन द अनफॉर्चुनेट इवेंट ऑफ पासिंग अवे, यदि उनका किसी कारण से डेथ हो जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन दिल्ली, द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स रेंडर ऑल द नेसेसरी असिस्टेंस टू द बेवरेड फैमिली मेंबर्स। मान लीजिए कि यदि दिल्ली में डेथ हो जाता है तो उनके जो फैमिली मेंबर हैं, मतलब उनके जो उस मिनिस्टर के जो फैमिली मेंबर है या फिर उस MP के जो फैमिली मेंबर हैं, वहाँ तक डेड बॉडी को पहुँचाना या फिर लास्ट राइट्स यानी कि जो उनका अंतिम संस्कार होता है वो सब करना, जहाँ भी फैमिली चाहे वहाँ तक के लिए खर्च जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के द्वारा उठाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कैग के बारे में। कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, आर्टिकल 148 में इसका मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, इसका काम क्या है? तो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। सबसे पहला तो है कि अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, 6 और 65 इसका अथी होता है, मतलब कि 6 साल टेन्यूर होता है और 65 साल मैक्सिमम एज होता है।
ठीक है। द प्रोसीजर एंड ग्राउंड ऑफ हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस आर सेम सुप्रीम कोर्ट। इनको हटाने का प्रोसेस वही है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का प्रोसेस है, यानी इनको हटाना उतना आसान नहीं है। ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस अंडर, मतलब इनका रीअपॉइंटमेंट एलिजिबल नहीं है। एक बार ऑफिस में यदि आ गए, कैग यदि बन गए एक बार, तो दूसरे बार अब किसी सरकारी संस्था को अब ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, यानी कि रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है। द अकाउंट ऑफ यूनियन एंड स्टेट शॉल बी केप्ट इन फॉर्म सच ए प्रेसिडेंट में ऑन द एडवाइस ऑफ कैग। तो अब यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, तो स्टेट और यूनियन दोनों जगह के अकाउंट को यहाँ पे कैग के द्वारा देखा जाता है कि कहाँ पे पैसा जो है गलत तरीके से खर्च हुआ है, वहाँ पे गलत खामियां निकाला जाता है, ऐसा बोल सकते हैं। कैग का रिपोर्ट प्रेसिडेंट को दिया जाता है और प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह टेबल कराते हैं। उसी तरह से कैग अपना रिपोर्ट गवर्नर को देता है, गवर्नर उसको लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिपोर्ट करवाते हैं, और वहाँ पे फिर वहाँ पे बहस होता है, लोकसभा राज्यसभा में कैग की रिपोर्ट पे बहस होता है कि कहाँ कहाँ पे जो है इस तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा फिजूल खर्ची किया गया। अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ लेते हैं। अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल 76 में मेंशन किया गया, आर्टिकल 76 में मेंशन किया गया, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और इसके अपॉइंटमेंट के लिए कोई खास प्रोविजन संविधान में नहीं बताया गया कि कैसा एज होगा, कितना क्या होगा, कितना पेमेंट होगा, कुछ नहीं बताया गया है। बस ये बोला गया कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। प्रेसिडेंट के नज़र में एक कानून का ज्ञाता होना चाहिए, वो अटॉर्नी जनरल बन सकता है, ठीक है। इसका काम क्या है, तो गवर्नमेंट का वकील होता है, गवर्नमेंट का सबसे हेड वकील होते हैं अटॉर्नी जनरल जो होते हैं, ठीक है। इनका काम है एडवाइस देना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल मैटर पे, और भी लीगल कैरेक्टर का कोई भी काम हो उसको एडवाइस करना, ठीक है, जो सरकार के द्वारा उनको बोला जाए। हालांकि ये प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अपना, लेकिन यदि किसी केस में एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, है ना, तो उस केस में ये जो है प्रैक्टिस नहीं कर सकते, उस केस को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमेशा रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। इनका पेमेंट वगैरह टाइम टू टाइम बेसिस पे, मतलब कि केस टू केस बेसिस पे डील किया जाता है, कोई फिक्स पेमेंट इनका नहीं है। ऑफिस में तभी तक रहते हैं जब तक कि प्रेसिडेंट चाहता है, नहीं प्रेसिडेंट कभी भी इनको हटा सकते हैं। इनके बारे में एक बार और याद रख ले, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होते हैं, फिर भी लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह डिबेट में भाग ले सकते हैं। दोनों जगह जो सेशन चलता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह जा करके भाषण दे सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, ठीक है, दोनों जगह लोकसभा राज्यसभा में, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे लोकसभा राज्यसभा में वोटिंग का जो पावर है इनको नहीं मिला है, ठीक है। किसी बिल पे वोटिंग नहीं कर सकते हैं, किसी जो भी ऑर्डिनेंस पास करवाना हो उस पर भी वोटिंग नहीं कर सकते, वोटिंग नहीं कर सकते, डिबेट में भाग ले सकते हैं, कमेटी में भी बैठ सकते हैं, जैसे राज्यसभा लोकसभा का जो डिफरेंट पार्लियामेंट्री कमेटी होता है उसमें भी जा सकते हैं, लेकिन ये कहीं वोटिंग नहीं कर सकते। उसके अलावा इंडिया में जितना कोर्ट है हर जगह जो है ऑडियंस के रूप में जाकर के बैठ सकते हैं, है ना। यहाँ पे लिखा गया कि शॉल हैव राइट द ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया में जितने कोर्ट हैं सब जगह जाकर के जो है ये ऑडियंस के रूप में बैठ सकते हैं। नेक्स्ट है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल जो आर्टिकल 76 के तरह से पॉइंट होते हैं उनको हेल्प करने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल का अपॉइंटमेंट किया गया है, और उसके बाद फिर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं इनको हेल्प करने के लिए। अभी जो हमारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है यहाँ इंडिया में, द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज द गवर्नमेंट चीफ लीगल एडवाइजर एंड प्राइमरी लॉयर इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया सेकेंडरी लॉ ऑफिसर है ना, प्राइमरी सबसे सीनियर तो हो गया अटॉर्नी जनरल है, सेकेंडरी लॉ ऑफिसर होते हैं जो अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करते हैं, ठीक है। इनको असिस्ट करने के लिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का अपॉइंटमेंट किया जाता है, ठीक है। तो लाइक अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, सॉलिसिटर जनरल एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एडवाइज द गवर्नमेंट एंड अपीयर ऑन द बिहाफ ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। तो सॉलिसिटर जनरल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं बल्कि एक स्टैट्यूटरी पोस्ट है, इनके लिए एक एक्ट लाया गया था उसके तहत इनको बनाया गया। हाउएवर अनलाइक द पोस्ट ऑफ अटॉर्नी जनरल विच इज कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, है ना। अटॉर्नी जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जो आर्टिकल 76 के अंदर आता है, सॉलिसिटर जनरल का पोस्ट जो है स्टैट्यूटरी है। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट अप्रूव द सॉलिसिटर जनरल। इसका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है, तो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट के द्वारा किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के बारे में देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961 आर मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर क्लॉज 3 आर्टिकल 77। तो एक मतलब कि एक रूल है यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961, ये प्रेसिडेंट का आर्टिकल 77 का यूज करते हुए बनाया गया है। मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट आर क्रिएटेड ए प्रेसिडेंट। तो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट जो आर्टिकल 77 का यूज करते हुए प्रेसिडेंट के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे। द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट इज ट्रांजेक्टेड इन मिनिस्ट्री सेक्रेटरीज एंड ऑफिस एज पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट। तो जिस तरह से लिस्ट में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में सब्जेक्ट बांटा गया है, उसी के आधार पे जो है गवर्नमेंट अपना बिजनेस को ट्रांजेक्ट करती है, बिजनेस को मतलब गवर्नमेंट अपना काम करती है। ईच ऑफ द मिनिस्ट्रीज असाइंड टू अ मिनिस्टर। प्रत्येक मिनिस्ट्री का एक मिनिस्टर होता है, प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे। उस मिनिस्टर के अंदर मतलब एक मिनिस्ट्री में कई डिपार्टमेंट हो सकते हैं, डिपार्टमेंट का एक सेक्रेटरी होता है। कैबिनेट सेक्रेटरीट के बारे में पढ़ लेते हैं। फंक्शन डायरेक्टली अंदर प्राइम मिनिस्टर। तो ये पूछा गया है क्वेश्चन, कैबिनेट सेक्रेटरीट किसके तहत काम करते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर के तहत डायरेक्टली काम करते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी जो होते हैं, ठीक है। द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ सेक्रेटरी कैबिनेट सेक्रेटरी। इस सेक्रेटेरिएट के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, जो कि एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं सिविल सर्विसेज बोर्ड के। तो सिविल सर्विसेज बोर्ड के चेयरमैन कौन होते हैं, याद रखिएगा, कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं। एक्स ऑफिशियल मतलब जैसे ही कोई कैबिनेट सेक्रेटरी बनता है वो सिविल सर्विसेज बोर्ड के चेयरमैन बन जाता है, ठीक है।
द बिजनेस एलोकेटेड टू कैबिनेट सेक्रेटरी, इसको कौन कौन सा काम होता है कैबिनेट सेक्रेटरी को, तो सेक्रेटेरियल असिस्टेंस टू द कैबिनेट एंड कैबिनेट कमेटी, रूल्स ऑफ बिजनेस। द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट इज पॉसिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जितना एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए कैबिनेट सेक्रेटेरिएट रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोकेशन ऑफ बिजनेस फ्रॉम 1961, फैसिलिटेटिंग स्मूथ ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस इन मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट बाय इंश्योरिंग एडहेरेंस टू द रूल। तो इसका एक काम क्या है कि गवर्नमेंट मतलब कि गवर्नमेंट का जो फंक्शन हो सही तरीके से स्मूथ फंक्शन हो, मतलब कि बीच में कोई रुकावट ना आए, सही तरीके से सब काम करे, जो रूल असाइन किया गया उसके अनुसार कैबिनेट सेक्रेटरी को फुलफिल करना होता है। इट असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग बाय इंश्योरिंग इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन, दो मिनिस्ट्री के बीच में कोऑर्डिनेशन करने का काम भी इनका है, ठीक है। आयरनिंग आउट डिफरेंसेज, डिफरेंस को मतलब कि दूर करना, यदि दो मिनिस्टर के बीच में कोई भेदभाव चल रहा है, डिफरेंस चल रहा है तो उसको दूर करना इनका काम है, ठीक है। डिफरेंट डिपार्टमेंट या डिफरेंट मिनिस्ट्री के बीच में जो डिफरेंस चल रहा है उसको दूर करना। एंड इवॉल्विंग कॉन्सेंसस थ्रू द इंस्ट्रूमेंटली और स्टैंडिंग एंड एड हॉक कमेटी ऑफ सेक्रेटेरिएट। और फिर जो यदि कोई स्टैंडिंग हो गया, स्टैंडिंग मतलब कि दोनों के बीच में एकदम दो डिपार्टमेंट, दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो चुका है, आम भाषा में ऐसे समझ लीजिए, दो डिपार्टमेंट के बीच में एकदम बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, दोनों एक दूसरे की बात को नहीं सुनने को तैयार है, तो बीच में मध्यस्थता भी करने के काम इनका होता है, ठीक है। द कैबिनेट सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट द प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट मिनिस्टर केप्ट इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल मेजर एक्टिविटीज ऑफ मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट एंड मंथली समरी ऑफ देयर एक्टिविटीज। तो कैबिनेट सेक्रेटरिएट का एक काम है, उस सचिवालय कैबिनेट सेक्रेटरिएट का एक काम है कि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट और जो मंत्री है उस डिपार्टमेंट का, ठीक है, तीनों को इन्फॉर्मेशन टाइम टाइम पे मिलता रहे कि मंत्रालय के द्वारा क्या काम किया जा रहा है, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ मेजर क्राइसिस सिचुएशन इन द कंट्री एंड कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज। एक तरह से आप बोल सकते हैं कि कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा ही पूरा देश को चलाया जाता है, ठीक है। जो पीएमओ होता है उसके मतलब कि पीएमओ के द्वारा ही पूरा देश चलता है और कैबिनेट सेक्रेटरी के अंदर मतलब आता है। हमारे देश में कौन कौन सा मिनिस्ट्री हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है। तो इसके तहत कितने डिपार्टमेंट, इसके तहत 3 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। ये तीनों इस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। इससे मतलब क्या चलता है कि एक मिनिस्ट्री के अंदर कई डिपार्टमेंट होते हैं, डिपार्टमेंट नहीं भी हो सकते, कोई जरूरी नहीं कि डिपार्टमेंट होंगे ही, लेकिन मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट होता है, मिनिस्ट्री बड़ा होता है, डिपार्टमेंट छोटा होता है। नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद, आयुर्वेद तो ये पूरा इसका नाम है आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ये हाल सबसे नया मतलब कि नया ही क्रिएट किया गया, आई थिंक 2014 में क्रिएट किया गया था, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, आयुष का फुल फॉर्म होता है आयुर्वेद, योगा, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये सब आयुष मंत्रालय हिंदी में बोला जाता है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर रसायन और उर्वरक मंत्रालय। इसके अंदर 3 डिपार्टमेंट आता है, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, इस तरीके से। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, इसके तहत कोई डिपार्टमेंट नहीं आता है, ठीक है। इसका काम क्या है, तो सिविल एविएशन मतलब कि नागरिक उड्डयन, ठीक है। देश और विदेश में जो जितना एरोप्लेन चल रहा है उसको कंट्रोल करता है मिनिस्ट्री ऑफ कोल, कोयला मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके तहत 2 मंत्रालय आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड, इस तरीके से। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के तहत 2 विभाग आता है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसके तहत 2 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इसके तहत कोई डिपार्टमेंट नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कोई डिपार्टमेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत 4 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस वेलफेयर। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, इसके लिए एक अलग मिनिस्ट्री है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है, इसके प्रधानमंत्री ही हैं, मतलब मंत्री अभी इसके। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इसके तहत कोई डिपार्टमेंट नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत 5 डिपार्टमेंट आता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, इस तरह के 5 डिपार्टमेंट यहाँ पे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज है, एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसके तहत 2 डिपार्टमेंट है, पहला मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेज, इसके तहत 2 डिपार्टमेंट आता है, डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज। फिर डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स, इसके तहत बहुत सारा डिपार्टमेंट आता है, 6 डिपार्टमेंट है, काफ़ी बड़ा मंत्रालय है। डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, तो याद रखिएगा ऑफिशियल लैंग्वेज का डिपार्टमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज का जिक्र हमारे संविधान के 343 में किया गया है, ठीक है। और स्टेट का जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगा 345 में किया गया है, केंद्र का 343 में ऑफिशियल लैंग्वेज, और 351 में ये बोला गया है कि हिंदी को प्रमोट करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को। उसके अलावा 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेज है, ठीक है, 22 लैंग्वेज है, ओरिजिनल 14 लैंग्वेज ही था, लेकिन 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, 92वें संविधान संशोधन, 3 बार संशोधन करके अभी 22 लैंग्वेज पहुंचा दिया गया है। 21 वाले में 1 लैंग्वेज जोड़ा गया, 71 वाले में 3 और 92 वाले में 4, इस तरीके से 8 लैंग्वेज जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख अफेयर, तो जम्मू एंड कश्मीर को मतलब कि उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया है। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, तो भी याद रखिएगा डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट जो है
होम अफेयर्स के अंदर आता है, न कि डिफेंस के अंदर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसके तहत 2 डिपार्टमेंट है, शिक्षा विभाग जिसको बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति सबसे नया है, 2019 में क्रिएट किया गया है, इसके तहत 2 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज रिवर डेवलपमेंट गंगा रिजर्वेशन, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, इसके तहत 3 है, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर, लीगल लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट एमएसएमई मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, तो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए एक नया मंत्रालय है यहाँ पे। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ये अभी सबसे ज़्यादा चर्चा में अभी हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिटी में। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवांसेज एंड पेंशन, जितना हम लोग यूपीएससी देते हैं, एसएससी देते हैं, ये सब इसी डिपार्टमेंट के अंदर आता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेज एंड पेंशन के तहत आता है। इसके मंत्री कौन है यदि आप बता सकते हैं तो बताइए। इसके तहत 3 मंत्रालय आता है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांसेज और डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, योजना मंत्रालय अभी भी एग्जिस्ट करता है, भले ही योजना योग नहीं हो। मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इसके तहत 2 मंत्रालय है, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके तहत 3 डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, शिपिंग मंत्रालय, जहाज रानी मंत्रालय हिंदी में बोला जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, पिछले साल मतलब 2014 के आसपास, 14-15 के आसपास से डेवलप किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है, इसके तहत 2 डिपार्टमेंट आता है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन विद डिसेबिलिटीज। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, इसके तहत भी 2 डिपार्टमेंट आता है, यहाँ पे पता नहीं क्यों नहीं लिखा है। मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक्स अलग आता है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन अलग है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, इसके मंत्री अभी स्मृति ईरानी है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसके ही मंत्री स्मृति ईरानी है, तो कन्फर्म नहीं, मतलब कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म प्रहलाद पटेल के पास है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स अर्जुन मुंडा के पास है। तो इस तरीके सारे मंत्री का नाम याद होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, तो इसके मतलब कि अभी किरण रिजिजू के पास है, अरुणाचल प्रदेश से सांसद आते हैं, तो इसके तहत 2 डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट। इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नो एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ये दोनों इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये प्रधानमंत्री के तहत डायरेक्टली आता है। उसके अलावा और भी इंडिपेंडेंट ऑफिस है, जैसे कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, नीति आयोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखें इसके बारे में। अब नेशनल अथॉरिटी फॉर केमिकल वेपन कन्वेंशन, देखिए नेशनल अथॉरिटी फॉर केमिकल वेपन कन्वेंशन, तो केमिकल वेपन, जैसे वेपन भी कई तरह का होता है आजकल, न्यूक्लियर वेपन, केमिकल वेपन यानी कोई केमिकल के सहारे दूसरे कंट्री यदि हमला करता है तब क्या करेंगे। द कन्वेंशन ऑन प्रोहिबिशन ऑफ डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड स्टॉक पाइलिंग एंड यूज ऑफ केमिकल वेपन इज अ मल्टीलेटरल इंटरनेशनल ट्रीटी विच आउटलॉज द प्रोडक्शन, स्टॉक पाइलिंग एंड यूज ऑफ केमिकल वेपन्स एंड देयर प्रिकर्सर। तो इसमें क्या है, एक ट्रीटी है, इंटरनेशनल ट्रीटी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रीटी, मल्टीलेटरल ट्रीटी, यानी एक से कई देश इसमें है, इसमें कई देश हैं। इसके तहत क्या है, तो प्रोहिबिट करता है, रोकता है, किस चीज़ को रोकता है, तो डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, स्टॉक पाइलिंग, यूज ऑफ केमिकल वेपन, ठीक है, इतने काम को रोकता है ये ट्रीटी जो है, NACWC जो है। तो CWC केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1997, 1997 में फोर्स में आया था। बाय मार्च 1916 192 स्टेट हैव रेटिफाइड, 192 स्टेट इसको रेटिफाई कर चुके हैं इस ट्रीटी को, यानी कि 192 देश से बोल चुके ठीक है हम केमिकल वेपन को यूज नहीं करेंगे। द ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन OPCW जो है एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन द हेग, नीदरलैंड इज द ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन फॉर CWC। ये ट्रीटी को ऑर्गेनाइज कौन करवाया था, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, यानी केमिकल वेपन को प्रोहिबिट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन है, उसी के द्वारा इस ट्रीटी को ऑर्गेनाइज करवाया गया था 1997 में। द हेग में इसका हेडक्वार्टर है जो नीदरलैंड में पड़ता है। इसको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है 2013 में, तो ये पूछा भी गया था 2013 में किसको नोबेल प्राइज मिला है, शांति का नोबेल प्राइज मिला था OPCW को, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, द नेशनल अथॉरिटी फॉर केमिकल वेपन कन्वेंशन वाज सेटअप एज एन ऑफिस ऑफ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। तो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के तहत एक नेशनल, इसी तरह का जैसे इंटरनेशनल स्तर पे है ना ये कन्वेंशन है, तो उसी के स्तर पर जो है यहाँ पे इंडिया में खोला गया था नेशनल अथॉरिटी, जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंदर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू फुलफिल ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द ऑब्लिगेशन अंडर केमिकल वेपन्स। तो इसका क्या काम है, तो CWC के तहत जो भी मतलब कि इंडिया रेटिफाई किया है, इंडिया ये बात बोला है कि हाँ ठीक है हम केमिकल वेपन को यूज नहीं करेंगे, तो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट को जिम्मा दिया गया है, मतलब NACWC को जिम्मा दिया गया जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंदर आता है कि आप इसको लागू करवाइए, ठीक है। तो ये था इसके बारे में। इन 2000 केमिकल वेपन्स कन्वेंशन एक्ट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट व्हिच केम इनटू फोर्स इन 2005। तो 2000 में एक एक्ट पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा जो 2005 से लागू हुआ, नाम था केमिकल वेपन कन्वेंशन एक्ट। इंडिया इज वन ऑफ द 4 नॉन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी
कंसिस्टिंग ऑफ 41 मेंबर्स फ्रॉम ऑल द वर्ड ऑफ द OPCW। तो OPCW में जो है 41 मेंबर होते हैं, ठीक है, जिसमें 4 मेंबर जो है नॉन इलेक्टेड होते हैं, तो इंडिया उनमें से एक है। इंडिया हैज रिप्रेजेंटेशन इन द एडवाइजरी बॉडी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंस। तो इंडिया का और कहाँ रिप्रेजेंटेशन है, तो एडवाइजरी बॉडी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंस, द कॉन्फिडेंटली कमीशन, नेटवर्क कमेटी ऑन असिस्टेंट एंड प्रोटेक्शन, साइंटिफिक एडवाइजरी बॉडी। तो अभी दुनिया में कई जगह जैसे OPCW का कई, जैसे OPCW के तहत कई डिपार्टमेंट आते हैं, जैसे आप बोल सकते हैं कि OPCW के तहत कई सारे ऑफिस हैं, ठीक है। तो उन इतने सारे ऑफिस में जो है इंडिया का रिप्रेजेंटेशन है। इंडिया इज एन एक्टिव कोलेबरेटर विद OPCW, मतलब OPCW ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिकल वेपन, प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, उसमें इंडिया काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट पब्लिक ग्रीवांसेज के बारे में। द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेज वाज सेटअप इन द कैबिनेट सेक्रेटरीट 1988, 1988 में पब्लिक ग्रीवांसेज का सेटअप डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट सेटअप किया गया था। फ्रॉम द टू एंटरटेन ग्रीवांसेज, तो इसका काम क्या था, तो जो ग्रीवांसेज का मतलब था शिकायत, तो टू एंटरटेन ग्रीवांसेज फ्रॉम द पब्लिक आफ्टर टू फेल सेटिस्फैक्ट्री एड्रेस फ्रॉम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट कंसर्न विद रीजनेबल टाइम। तो यदि किसी आदमी को शिकायत हो किसी भी डिपार्टमेंट से, किसी भी मिनिस्ट्री से, तो कहाँ पे शिकायत करेगा, फिर इसमें शिकायत करेगा, डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेज में शिकायत करेगा, जो 1988 में बनाया गया। इट इज़ जस्ट एन ऑफिस टू ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट फॉर रिड्रेस ऑफ ग्रीवांसेज। इस तरीके से बोल सकते हैं कि अपनी शिकायत को सुलह करवाने के लिए सबसे लास्ट ऑफिस है इंडिया में, ठीक है। ग्रीवांसेज कैन बी लॉन्च विद द DPG थ्रू पोस्ट। ग्रीवांसेज को जो है किसी भी तरीके से पोस्ट से, ईमेल से, ठीक है, या ऑनलाइन जो है पोर्टल पे जाकर के कंप्लेंट कराया जा सकता है। द केसेज रिसीव्ड ऑफलाइन एंड एंटरटेन इन द सिस्टम, देयर आफ्टर ऑल केसेज हैंडल यूजिंग P-grams एप्लीकेशन, ठीक है। तो मतलब सारे केस को ऑनलाइन डील किया जाता है। यदि ऑफलाइन कोई केस आता है तो उसको भी ऑनलाइन डाटा में शामिल किया जाता है। इच ग्रीवांस इज फर्स्ट स्क्रूटनाइज टू सीट रिलेट टू सेक्टर एंड DPG परव्यू। तो पहले उस ग्रीवांसेज को स्क्रूटनाइज किया जाता है, क्या ये DPG के परव्यू में आता है कि नहीं, मतलब डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेज के परव्यू में आता है कि नहीं। दोज कंसर्निंग एंड सेक्टर आउटसाइड द परव्यू DPG आर फॉरवर्ड टू द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। तो यदि DPG के क्षेत्र में नहीं आता तो उसको डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में भेज दिया जाता है, ताकि उसका सही तरीके से डिस्पोजल हो सके, ठीक है। द रिमेनिंग ग्रीवांसेज आर देन एसेस टू सर्टेन वेदर द इशू इन्वॉल्व ग्रेव वेयर। तो उसके बाद फिर जिस डिपार्टमेंट से शिकायत था उस डिपार्टमेंट को भेज दिया जाता है, ठीक है। द ग्रीवांसेज ऑफ ग्रेव नेचर विच आर आइदर लॉन्ग और पेंडिंग और वेयर द रिडेस इज नॉट फॉर कमिंग फ्रॉम कंसर्न सर्विस आर टेकन अप डिटेल एग्जामिनेशन। यदि किसी ग्रीवांसेज में काफ़ी दिन हो गया है, वहाँ से कोई जवाब नहीं आया, तो फिर उसको और ज़्यादा मतलब वहाँ से रीजन पूछा जाता है ना, और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। तो ये था इसके बारे में। यहाँ पे देखते हैं DPG यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेज हैज बीन प्रोग्रेसिवली कंप्यूटराइज्ड इट ऑपरेशन सिंस द अर्ली ईयर। तो कहा जा रहा है कि जब से स्थापना हुआ उसी समय से कंप्यूटराइज है काफ़ी ज़्यादा। द पब्लिक ग्रीवांसेज रिडेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम P-grams, इसका P-grams का फुल फॉर्म क्या है, द पब्लिक ग्रीवांस रिडेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है। एन एक्सक्लूसिव ऑटोमेशन प्रोग्राम फॉर DPG वाज एडॉप्टेड 1999। तो 1999 में एक स्पेशल प्रोग्राम DPG के लिए लाया गया था, जिसको बोलते हैं P-grams। उसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक ग्रीवांसेज रिडेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। द P-grams इज इंटीग्रेटेड विद सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवांस रिडेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। तो CP-grams से इंटीग्रेटेड है। कहने का मतलब ये है कि पब्लिक ग्रीवांसेज के लिए ऑफिस स्थापित किया गया था 1988 में, जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंदर आता है, और इसमें किसी भी तरीके से आप शिकायत लॉन्च कर सकते हैं, ईमेल से, पोस्ट से, यहाँ तक कि पोर्टल पे जा करके, यानी उसके वेबसाइट पे जा करके। यदि देखा जाएगा उस पर कि ये DPG के अंदर आता है कि नहीं, तो वहाँ पे फिर उसको कार्रवाई किया जाएगा। नहीं तो फिर यदि DPG के परव्यू के उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है तो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म को भेज दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक इसका सिस्टम किस हिसाब से चलता है, तो यहाँ पे एक उसके लिए एक P-grams है, ठीक है, तो उसके तहत इसको चलाया जाता है। एक CP-grams है जो सेंट्रलाइज पूरे, मतलब ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट का है, P-grams एक डिपार्टमेंट का, और ये पूरे सेंट्रलाइज है, सारे डिपार्टमेंट का है, ठीक है। और यहाँ पे आप किसी भी लैंग्वेज में आप यहाँ पे शिकायत कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, NDMA, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। NDMA का स्थापना डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत किया गया था। NDMA का स्थापना डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत किया गया था, ठीक है। एक गुजरात का जो अर्थक्वेक आया था, ठीक है, गुजरात का जो अर्थक्वेक आया था उसके तहत एक नेशनल कमेटी सेटअप किया था। उसी का एक रिकमेंडेशन था कि एक स्पेशल बॉडी होना चाहिए जो डिजास्टर से डील करे, तो NDMA उसी के तहत बनाया गया था। इन 2005 गवर्नमेंट इनेक्टेड डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट विच इन्फसाइज द क्रिएशन ऑफ NDMA अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। NDMA किसके तहत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, लेकिन इसके हेड प्राइम मिनिस्टर से, याद रखिएगा। उसी तरीके से राज्य स्तर पे SDMA बनाना था, इसी एक्ट में बोला गया था, राज्य को निर्देश दिया गया था कि आप अपने स्तर पे SDMA बनाइए, यानी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसके हेड जो होंगे चीफ मिनिस्टर होंगे। और जिला स्तर पे DDMA बनाया जाता है, यानी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसके हेड वहाँ के DM होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो और इसी के तहत, इसी एक्ट के तहत NDRF का गठन किया गया था, NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स।
और SDRF भी एक होता है, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। तो इसका काम क्या है, तो डिजास्टर में मतलब लोगों को हेल्प करना, पहले से प्रिपेयर करना लोगों को, कोई डिजास्टर आने वाला है, जैसे कोई साइक्लोन आने वाला है तो लोगों को इवैक्यूएट करना, है ना। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, जैसे हम लोग अभी पढ़े थे कि जो DPG के परव्यू के अंदर नहीं आता उसको एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में भेजा जाता है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांसेस इज द नोडल एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एज वेल एज रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेस। यदि लोगों को कोई शिकायत हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म लाना हो तो उसके लिए डिपार्टमेंट खास करके बनाया गया है। द डिपार्टमेंट endeavor टू डॉक्यूमेंट एंड डिसमिनेट सक्सेसफुल एंड गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेज। इसका काम क्या है, तो गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस हो इंडिया में, मतलब कि सही तरीके से सरकार चल सके, ठीक है। इट टेक्स एक्टिविटीज इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन टू प्रमोट पब्लिक रिफॉर्म्स। तो पब्लिक सर्विस में रिफॉर्म कैसे आ सके, इंटरनेशनल कोऑपरेशन किस तरीके से किया सके, उसमें ये काम करता है। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो एक अवार्ड दिया जाता है, ऑफिसर्स को दिया जाता है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करते हैं लोगों के, मतलब कि लोगों के भलाई के लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूटेड प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टू एक्नॉलेज, रिकॉग्नाइज एंड रिवार्ड द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड इनोवेटिव वर्क डन बाय ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो याद रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, दोनों जगह के ऑफिसर यदि कोई अच्छा काम करते हैं, कोई इनोवेटिव वर्क करते हैं, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। इट रिवार्ड द आउटस्टैंडिंग एंड एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस ऑफ सिविल सर्वेंट सिंस इट बिगिनिंग 2007। इसको 2007 में भी चालू किया गया था। 2015 तक 67 अवार्ड दिया गया था 3 कैटेगरी में। 67 अवार्ड वर कन्फर्ड 3 कैटेगरीज, इंडिविजुअल, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन 3 कैटेगरी में। द स्ट्रक्चर ऑफ स्कीम वाज चेंज 2015-16। 2015-16 में इस स्कीम का स्ट्रक्चर को चेंज किया गया टू फोकस ऑन एक्सलेंस इन इम्प्लीमेंटेशन आइडेंटिफाइड प्रायोरिटी प्रोग्राम। अ न्यू कैटेगरी ऑफ अवार्ड ऑन ईच स्टेट फॉर एडिशनल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर एंड डायरेक्ट डिप्टी सेक्रेटरी सर्विंग इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड 2018। 2018 में एक और अवार्ड एक इशू किया गया जिसमें सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर, एडिशनल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर को दिया जाता था टुवर्ड कंट्रीब्यूशन टुवर्ड ब्रिंगिंग आउट ट्रांसफॉर्मेशनल इंप्रूवमेंट, ताकि मतलब ऐसे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करते थे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट लाते थे उनके लिए। सिविल सर्विस डे मनाया जाता है 21 अप्रैल को, ठीक है। 21 दिन क्यों मनाया जाता है, तो क्योंकि इसी दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा आज़ादी के बाद जो है जितने सिविल सर्वेंट थे उनको भाषण दिया गया था, उनके सामने भाषण दिया गया था न्यू दिल्ली में, ठीक है। इसीलिए उसी दिन को याद करते हुए अप्रैल 21 को मनाया जाता है। टू रीडेडिकेट देमसेल्फ टू कॉज ऑफ सिटीजन, रिन्यू देयर कमिटमेंट टू पब्लिक सर्विस एंड एक्सेलेंस इन वर्क। तो इस दिन ताकि उन लोग को एहसास हो सके कि उन लोग को जनता का सेवा करना है, कहने का मतलब है इस दिन मनाने का। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ हेल्ड इन विज्ञान भवन। पहला फंक्शन कहाँ हुआ था, तो विज्ञान भवन 2006 में हुआ था। ऑन द ओकेजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर कॉन्फर्ड प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और इसी दिन ये वाला अवार्ड दिया जाता है जो अभी हम लोग ऊपर पढ़े। दिस डेट कोइंसाइड विद द डेट बिटवीन द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल एड्रेस द फर्स्ट बैच फॉर IAS। तो IAS के जो पहला बैच था उसको मेटकाफ हाउस न्यू दिल्ली में एक मेटकाफ हाउस है, ठीक है, वहाँ पे भाषण दिया गया था उनके द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। IAS के जो पहला बैच था आज़ाद इंडिया का, ठीक है, उसी के ऑनर में 21 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसको ऑर्गेनाइज कौन करवाता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, जो भी हम लोग ऊपर में डिपार्टमेंट पढ़ रहे थे ना, इसी के द्वारा, इसी डिपार्टमेंट के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। नेक्स्ट है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस पे नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस के बारे में। तो ई गवर्नेंस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ठीक है। तो इसको पहली बार ऑर्गेनाइज किया था 1997 में, ठीक है। 2019 में इसका 22वां कॉन्फ्रेंस हुआ है जो मिजोरम में हुआ है, ठीक है। 22वां कॉन्फ्रेंस इसका मिजोरम में हुआ है। तो DAPRG यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पब्लिक ग्रीवांसेस अलॉन्ग विथ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म का डिपार्टमेंट है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के साथ मिल करके और स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिल करके, ठीक है, कोई एक स्टेट गवर्नमेंट को हर साल चुना जाता है, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस करवाया जाता है 97 से ई गवर्नेंस पे। दिस प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर सीनियर ऑफिसर फॉर गवर्नमेंट इंक्लूडिंग IT सेक्रेटेरिएट ऑफ गवर्नमेंट, IT मैनेजर एंड रिसोर्स पर्सन, ठीक है। तो इसमें क्या मिलता है, एक अपॉर्चुनिटी मिलता है सारे लोगों को आने का, सारे जितने मतलब सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी के जितने IT से रिलेटेड स्टाफ है, गवर्नमेंट स्टाफ, उनके आने का। इन द कॉन्फ्रेंस द नेशनल अवार्ड ऑन ई गवर्नेंस आर गिवन फॉलोइंग कैटेगरीज। तो इस पर कई अवार्ड भी दिया जाता है, ठीक है, जैसे एक्सलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस सिटीजन सेंटरिंग डिलीवरी सिस्टम, यानी कि ई गवर्नेंस से रिलेटेड जितने प्रोग्राम है उसके तहत यहाँ पे अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो हर एक कैटेगरी में गोल्ड और सिल्वर अवार्ड दिया जाता है। द गोल्ड अवार्ड विनिंग प्रोजेक्ट इट्स आइटम विद अ कैश अप टू अवार्ड टू मैक्सिमम 2 लाख, ठीक है, और 75,000 पर इंडिविजुअल, तो मैक्सिमम 2 लाख और 75,000 के हिसाब से दिया जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट है नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट।
तो यहाँ पे क्या किया जाता है, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट में एम्स एट असेसिंग द स्टेट यूटीज एंड सेंट्रल मिनिस्ट्रीज ऑन द डेप्थ एंड इफिशिएंसी ऑफ ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी। तो ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी में कौन सा स्टेट कितना ज़्यादा काम कर रहा है उसका यहाँ पे असेसमेंट किया जाता है, ठीक है। मतलब कि ई गवर्नेंस के क्षेत्र में किस स्टेट के द्वारा कितना ज़्यादा प्रोग्रेस किया गया है उसका यहाँ पे स्टेटमेंट किया जाता है। यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर ब्रिंग आउट द यूएन ई गवर्नमेंट सर्वे एवरी 2 ईयर। तो इस इंटरनेशनल स्तर पे जो है एक इस तरह का सर्वे लाया जाता है यूएन के द्वारा, ठीक है। इंडिया जो है 118वें नंबर पे था 2014 में, 107वें नंबर पर था 2016 में, 96वें नंबर पर था 2018 में, ठीक है। तो लेटेस्ट वाला याद रखिएगा, हर एक 2 साल पे लाया जाता है, तो 2020 का तो अभी आया नहीं है, तो 96वें नंबर पे था 2018 में, ठीक है। तो कोई एग्जाम में पूछा जा सकता है। ई ऑफिस प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ई ऑफिस वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मिशन मोड प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग द डिजिटल इंडिया प्लान, ठीक है। द DARPG जो डिपार्टमेंट अभी लोग पढ़ते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस इज द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री फॉर इंश्योरिंग ऑफिस इंप्लीमेंटेशन। ई ऑफिस को इंप्लीमेंट किसके द्वारा किया जाता है, तो DARPG के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है रिड्रेसल पब्लिक ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करना, यानी कि उसके शिकायत को दूर करना, ठीक है। तो ये उसी के बारे में हम लोग अभी ऊपर पढ़े, इसलिए इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऐप का नाम है उमंग। उमंग का फुल फॉर्म था यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ठीक है। तो उमंग ऐप के बारे में जान लीजिए। एक ऐसा ऐप है कि जैसे आप सुने होंगे कि हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा ये वाला ऐप लॉन्च किया गया, इस डिपार्टमेंट के द्वारा ये वाला ऐप लॉन्च किया गया। तो इस तरीके से देखा जाए तो लगभग 50-60 ऐप तो गवर्नमेंट का हो जाता है। तो एक आदमी मोबाइल में कितना ऐप रखेगा, है ना। तो उसके लिए क्या किया गया, एक उमंग ऐप लॉन्च किया गया है। उसके लिए एक उमंग ऐप लॉन्च किया गया जिसके तहत जितना भी गवर्नमेंट का ऐप है सबको एक जगह यहाँ पे ला के रखा गया है, ठीक है। तो उमंग ऐप के अंदर सारे ऐप है गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी ऐप हैं सब इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो उमंग ऐप के बारे में आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के बारे में, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, इसके मंत्री कौन है यही हम पूछे थे अभी, है ना। मतलब कि लिस्ट वाले जब पढ़ रहे थे मंत्री का जो लिस्ट। द रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग कैन बी कंसेप्चुअली डिवाइड इन 2 पार्ट। इसको 2 पार्ट में बांटा जा सकता है इसका काम को। इन इट्स लार्ज नोडल रोल इट एक्ट एज द फॉर्मुलेटर ऑफ पॉलिसी। तो पहले तो पॉलिसी फॉर्मुलेट करने का काम करता है, पॉलिसी बनाने का काम करता है। दूसरा एक गवर्नमेंट के ऊपर वॉचडॉग का काम करता है। वॉचडॉग मतलब गवर्नमेंट के ऊपर निगरानी करता है। तो निगरानी कैसे करता है और पॉलिसी कैसे फॉर्मेशन करता है हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। तो जितने भी डिपार्टमेंट में, ठीक है, तो जैसे यहाँ बताया जा रहा है कि इंश्योरिंग दैट सर्टेन एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड नॉर्म्स एज लेड डाउन बाई इट आर फॉलोड बाई मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले क्या करता है कि सारे डिपार्टमेंट में जो भी रिक्रूटमेंट होता है इसी के द्वारा करवाया जाता है, चाहे वो IAS का रिक्रूटमेंट हो, UPSC के तहत हो या SSC के तहत हो, ठीक है, इसी के द्वारा रिक्रूटमेंट किया जाता है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि DOPT है डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर कैडर। तो उसके बाद फिर कैडर जो एलोकेट किया है तो IAS को भी DOPT के द्वारा करवाया जाता है, ठीक है। और भी स्टाफिंग स्कीम मतलब ऑल इंडिया सर्विस, जितने भी तरह के स्टाफ, ग्रुप ए स्टाफ, ज्वाइंट सेक्रेटरी का स्टाफ, ठीक है, हर लेवल के स्टाफ को DOPT के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। तो इस सब कुछ जो DOPT के अंदर आता है, इसलिए इसको बोला जाता है गवर्नमेंट के ऊपर एक वॉचडॉग का काम करता है। वॉचडॉग करने का मतलब उसके ऊपर निगरानी रखने का काम करता है। इंडिया में यदि हम लोग रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में बात करें तो 2 मेन रिक्रूटमेंट एजेंसी इंडिया में, UPSC एंड SSC। तो जो UPSC है किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, कंडक्टिंग एग्जामिनेशन फॉर अपॉइंटमेंट टू हायर सिविल सर्विसेज एंड सिविल पोस्ट, ठीक है। तो जैसे ऑल इंडिया सर्विस ये सब के लिए जो है UPSC रिस्पॉन्सिबल है। और SSC किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो मेकिंग रिक्रूटमेंट टू सबऑर्डिनेट स्टाफ, जैसे असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, ये सब है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ देखते हैं डिसकंटिन्यू फॉर इंटरव्यू फॉर ग्रुप बी। तो अभी DOPT के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया, कुछ इनिशिएटिव लिया गया। तो जैसे ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए डिसकंटिन्यूएशन ऑफ इंटरव्यू को रोक दिया गया है ना। अब नॉन गैजेटेड पोस्ट के लिए इंटरव्यू नहीं होता है। जैसे SSC में पहले इंटरव्यू होता था ग्रुप बी के पोस्ट के लिए, लेकिन अब नहीं होता जनवरी 2016 से। उसी तरीके से ये सारे मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट पे एप्लीकेबल, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है स्विचिंग टू OMR बेस्ड एग्जाम कंप्यूटर। तो OMR बेस्ड एग्जाम से कंप्यूटर तक स्विच करना ये DOPT के तहत किया गया है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं CGL के एग्जाम, CHSL, MTS लेवल के एग्जाम जो SSC के द्वारा होता है, तो OMR से कंप्यूटर बेस्ड पे। उसके बाद सिंगल रजिस्ट्रेशन एंड 2 ईयर सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन। तो एक ही रजिस्ट्रेशन पे 2 तरह के 2 टीयर एग्जाम होता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई PT क्लियर हुआ तो उसी रजिस्ट्रेशन पे मेंस का भी फॉर्म, पहले क्या होता था कि PT के लिए कोई फॉर्म लड़का भरा, मेंस के लिए अलग से भरना पड़ता था, ठीक है। लेकिन SSC में अब ऐसा नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद सेल्फ सर्टिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट फ्रॉम June 16 द रिक्रूटमेंट एजेंसी नाउ इशू प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर बेस्ड ऑन द सेल्फ सर्टिफिकेट ऑन द कैंडिडेट।
द पुलिस वेरिफिकेशन इज कंडक्टेड विद इन 6 मंथ टू कंफर्म द अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पे कहा जैसे पहले क्या होता था कि अपॉइंटमेंट होने के पहले ही पुलिस वेरिफिकेशन होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अपॉइंटमेंट हो जाने के 6 महीने के अंदर पुलिस वेरिफिकेशन होता है। तो एक कुछ इनिशिएटिव लिया गया है। तो उसके बाद फिर है कि एक्सीलरेटेड फिलिंग ऑफ दिव्यांगजन वैकेंसी, दिव्यांगजन वैकेंसी को यहाँ पे रिजर्वेशन बढ़ाया गया है। फिर एक सर्विसमैन के लिए रिजर्वेशन, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इस तरीके से एंटी करप्शन स्ट्रेटजी, तो डीओपीटी के तहत कुछ रिफॉर्म यहाँ पे लिया गया है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन से हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।